क्या आपको लगता है कि 15 अगस्त 1947 को हम पूरी तरह आजाद हो गए थे? अगर हाँ, तो आप गलत हैं। उस दिन लाल किले पर तिरंगा तो फहराया गया, लेकिन हमारी सरहदों की हिफाजत करने वाली सेना की कमान अभी भी एक गोरे जनरल के हाथ में थी। एक ऐसा जनरल जो जवाबदेही भारत के प्रति नहीं, लंदन के प्रति रखता था। हम आजाद देश तो बन गए थे, लेकिन हमारी ढाल और तलवार पर कब्जा अभी अंग्रेजों का ही था। 15 जनवरी 1949 वह तारीख थी जब भारत ने अपनी सेना की चाबी वापस ली। आज इस वीडियो में हम उस कड़वे सच से पर्दा उठाएंगे जिसे इतिहास की किताबों ने दबा दिया। जानेंगे कि क्यों 1947 में भारत की सेना आजाद नहीं हुई और कैसे जनरल करियप्पा ने एक मरती हुई विरासत को दुनिया की सबसे ताकतवर फौज में बदल दिया। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये इतिहास आपको झकझोरने वाला है। सवाल बहुत सीधा है। जब नेहरू जी ने ट्राइस्ट विद डेस्टिनी वाला भाषण दिया, तब सेना की कमान किसी भारतीय को क्यों नहीं सौंपी गई? इसके पीछे एक गहरी जियोपॉलिटिकल साजिश और अंग्रेजों का घमंड था। उस वक्त के वायसरॉय और ब्रिटिश कमांडरों का मानना था कि भारतीय सैनिक बहादुर तो हैं, लेकिन वे लीडर नहीं बन सकते। अंग्रेजों का तर्क था कि भारतीय अधिकारी अभी ट्रेंड नहीं हैं, लेकिन हकीकत कुछ और थी। वर्ल्ड वॉर 2 में भारतीय सैनिकों ने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। फिर भी अंग्रेजों को डर था कि अगर सेना की कमान भारतीयों को दे दी गई तो वे उनके बचे खुचे प्रभाव को उखाड़ फेंकेंगे। 1947 में दुनिया कोल्ड वॉर की दहलीज पर थी। ब्रिटेन और अमेरिका चाहते थे कि साउथ एशिया में उनका दबदबा बना रहे। पाकिस्तान बन चुका था और कश्मीर को लेके आग सुलग चुकी थी। अगर उस वक्त सेना पूरी तरह भारतीयों के हाथ में होती तो शायद अंग्रेज बंटवारे की उस खूनी लकीर को अपनी मर्जी से नहीं खींच पाते। इसलिए 1947 से 1949 तक भारत की सेना का चीफ एक ब्रिटिश जनरल सर फ्रांसिस बुचर बना रहा। टेक्निकली हम अपनी ही सेना के लिए मेहमान थे। अक्सर कहा जाता है कि अहिंसा से आजादी मिली, लेकिन कड़वा सच ये है कि अंग्रेजों के जाने का सबसे बड़ा कारण था भारतीय सेना का उनके खिलाफ हो जाना। 1946 की नेवी म्यूटिनी ने लंदन में बैठी हुकूमत को बता दिया था कि हिंदुस्तानी सिपाही अंग्रेजों के लिए अपनों पर गोली नहीं चलाएगा। ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर के बाद आर्थिक रूप से कंगाल हो चुका था। उसके पास इतनी ताकत नहीं थी कि वे 30 करोड़ विद्रोहियों को दबा सके। साथ ही अमेरिका का दबाव था कि कॉलोनियलिज्म खत्म किया जाए। अंग्रेजों ने देखा कि अगर वे खुद इज्जत से सत्ता ट्रांसफर नहीं करेंगे तो भारतीय सैनिक उन्हें खदेड़ देंगे। लेकिन जाते जाते भी उन्होंने एक चाल चली। सेना को 2 टुकड़ों में बांट दिया। भारत और पाकिस्तान की सेना का बंटवारा इतना बेतरतीब था कि आज तक कश्मीर उस जख्म का दर्द झेल रहा है। 1947 के बाद भारत के सामने चुनौतियां पहाड़ जैसी थी। एक तरफ करोड़ों शरणार्थियां, दूसरी तरफ खाली खजाना। कल्पना कीजिए, सेना का बंटवारा चल रहा है। एक रेजिमेंट की आधी गाड़ियां पाकिस्तान जा रही हैं, आधी भारत में है। गोला बारूद की कमी है और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, भारत का सेना प्रमुख एक अंग्रेज था और पाकिस्तान का सेना प्रमुख भी एक अंग्रेज। जनरल बुचर भारत और जनरल ग्रेसी पाकिस्तान के सेना प्रमुख आपस में फोन पर बात करते थे कि जंग कितनी लंबी खींचनी है। यह भारतीय सैनिकों के साथ एक घिनौना मजाक था। 1947 से 1949 के बीच का वह दौर भारतीय इतिहास का सबसे कठिन और निर्णायक समय था। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि एक नए राष्ट्र के अस्तित्व की लड़ाई थी। अक्टूबर 1947 भारत अभी आजादी के जश्न से संभला भी नहीं था कि पाकिस्तान ने कश्मीर को हड़पने के लिए एक गुप्त योजना बनाई, जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग कहा गया। पाकिस्तान ने सीधे अपनी सेना भेजने के बजाय कबीलाई लड़कों को आगे किया, लेकिन असलियत में इसके पीछे पाकिस्तानी सेना के रेगुलर ऑफिसर्स थे। इन हमलावरों ने मुजफ्फराबाद और बारामुल्ला में कत्लेआम मचाया। उनका मकसद था श्रीनगर पहुंचकर वहां के हवाई अड्डों पर कब्जा करना। 27 अक्टूबर 1947 महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर हस्ताक्षर किए। अब कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा था, लेकिन समय बहुत कम था। 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना के 1 सिख रेजिमेंट को पुरानी डकोटा प्लेन्स के जरिए श्रीनगर एयरलिफ्ट किया गया। यह दुनिया के सैन्य इतिहास का सबसे बड़ा और तेज एयरलिफ्ट ऑपरेशन था। अगर भारतीय सेना 1 घंटा भी देरी करती तो श्रीनगर का हवाई अड्डा पाकिस्तान के हाथ में होता। यह युद्ध लगभग 14 महीने चला और कई अहम पड़ावों से गुजरा। बैटल ऑफ बडगाम। मेजर सोमनाथ शर्मा, भारत के पहले परमवीर चक्र विजेता, ने अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ हजारों हमलावरों को तब तक रोके रखा जब तक कि रीइंफोर्समेंट नहीं पहुंच गई। उन्होंने आखिरी सांस तक लड़ते हुए कहा, मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा।
साल्तेंग की लड़ाई। यह भारतीय सेना ने आर्म्ड कार्स का इस्तेमाल कर हमलावरों की कमर तोड़ दी और उन्हें श्रीनगर की सीमा से वापस खदेड़ दिया। ऑपरेशन बाइसन, यह दुनिया की सबसे ऊंचाई पर लड़ी गई टैंकों की लड़ाई थी। अंग्रेजों ने कहा था कि इतनी ऊंचाइयों पर टैंक नहीं जा सकते, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने रातों रात रास्ता बनाया और 11,500 फीट की ऊंचाई पर टैंक पहुंचाकर पाकिस्तानियों के होश उड़ा दिए। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि भारत पूरी तरह कश्मीर से जीत जाए, क्योंकि वे पाकिस्तान को सोवियत संघ के खिलाफ एक बफर स्टेट के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। इसलिए जब भारतीय सेना जीत के करीब थी और हमलावरों को मुजफ्फराबाद तक खदेड़ चुकी थी, तब ब्रिटिश दबाव और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतियों के कारण मामला संयुक्त राष्ट्र में ले जाया गया। 1 जनवरी 1949 नेहरू जी के नेतृत्व में भारत यह मामला यूएन ले गया। वहाँ युद्ध विराम की घोषणा हुई। जहाँ सेनाएं खड़ी थी उसे सीज फायर लाइन कहा गया, जिसे हम आज LOC के नाम से जानते हैं। कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया और बाकी हिस्सा भारत के पास। लेकिन इसी अंधकार में 15 जनवरी 1949 की किरण छिपी थी। वह दिन जब सूरज अंग्रेजों के लिए डूबा और भारत के स्वाभिमान के लिए उगा। क्या ब्रिटिश जनरल बुचर इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार थे? और करियप्पा ने सत्ता संभालते ही पहला ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसे नेहरू जी भी हैरान रह गए। करियप्पा का जन्म 1899 में हुआ था। उस दौर में एक भारतीय के लिए सेना में ऑफिसर बनना वैसा ही था जैसा आज मंगल ग्रह पर जाना। अंग्रेज मानते थे कि भारतीय सिर्फ लड़ने के लिए पैदा हुए हैं, सोचने या लीड करने के लिए नहीं। लेकिन करियप्पा अलग थे। 1999 में जब वे किंग कमीशन प्राप्त करने वाले पहले अधिकारियों में से एक बने, तो अंग्रेजों ने उनका मजाक उड़ाया। लेकिन करियप्पा का डिसिप्लिन ऐसा था कि अंग्रेज भी उनके सामने झुकने लगे। वर्ल्ड वॉर में बर्मा और ईरान के मोर्चे पर उन्होंने जो वीरता दिखाई, उससे अंग्रेजों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीय अधिकारी कमांड संभाल सकते हैं। वे जातिवाद और धर्म के खिलाफ थे। उन्होंने सेना में सर्वधर्म स्थल की नींव रखी, जो आज भी भारतीय सेना की सबसे बड़ी ताकत है। अब बात करते हैं उस महाहस्तांतरण की। 1948 का अंत हो रहा था। भारत आजाद तो था, लेकिन जनरल सर फ्रांसिस बुचर अभी भी कमांडर इन चीफ थे। पर्दे के पीछे एक बड़ी खींचातान चल रही थी। नेहरू जी और पटेल जी जानते थे कि जब तक सेना का प्रमुख ब्रिटिश होगा, भारत की सुरक्षा नीतियां पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होंगी। बुचर अक्सर कश्मीर मुद्दों पर नेहरू की नीतियों का विरोध करते थे और ब्रिटिश सरकार के हितों को ऊपर रखते थे। दिसंबर 1948 की एक कैबिनेट मीटिंग में यह तय हुआ कि अब समय आ गया है। 15 जनवरी 1949 की सुबह दिल्ली के आर्मी हेडक्वार्टरों में एक सादा दिन लेकिन ऐतिहासिक समारोह हुआ। जनरल बुचर ने आधिकारिक रूप से बटन लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा को सौंप दी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने करियप्पा के नाम पर आपत्ति जताई थी। वे चाहते थे कि कोई और नरम अधिकारी आए, लेकिन करियप्पा की वरिष्ठता और काबिलियत को नजरअंदाज करना नामुमकिन था। जैसे ही करियप्पा ने कुर्सी संभाली, उन्होंने पहला आदेश दिया, भारतीय सेना अब किसी साम्राज्य की रक्षा नहीं करेगी, वह केवल भारत के लोकतंत्र और उसकी मिट्टी की रक्षा करेगी। यह ब्रिटिश सेना का भारतीय सेना में वास्तविक रूपांतरण था। हमें यह समझना होगा कि उस समय भारत पाकिस्तान संबंध केवल दो पड़ोसियों की लड़ाई नहीं थी, यह एक ट्रायंगल था जिसमें तीसरा कोना ब्रिटेन था। ब्रिटेन नहीं चाहता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध खत्म हो, क्योंकि जब तक दोनों देश लड़ते रहेंगे, वे हथियार और कूटनीति के लिए ब्रिटेन पर निर्भर होंगे। 1947-48 की कश्मीर जंग के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने दोनों तरफ से सूचनाओं का आदान प्रदान किया। जब करियप्पा ने कमान संभाली, तो उन्होंने सबसे पहले इस ब्रिटिश जासूसों को सिस्टम से बाहर किया। 1949 में दुनिया भारत को एक कमजोर और बिखरता हुआ देश मानती थी। पाकिस्तान को अमेरिका का सपोर्ट मिलने लगा था, लेकिन करियप्पा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने एक प्रोफेशनल और न्यूट्रल फोर्स के रूप में अपनी छवि बनाई। उन्होंने सेना को पॉलिटिक्स से दूर रखा, जो आज भारत की स्थिरता का सबसे बड़ा कारण है। सत्ता तो मिल गई, लेकिन खजाना खाली था। करियप्पा के सामने बड़ी चुनौती थी बिना बजट के एक मॉडर्न आर्मी खड़ी करना। ब्रिटिशों ने जाते जाते फैक्ट्रीज और सप्लाईज लाइन को तबाह कर दिया था। करियप्पा खुद पैदल चलकर सरहदों का दौरा करते थे। वे जवानों के साथ जमीन पर बैठकर दाल रोटी खाते थे ताकि उनका हौसला भरे। उन्होंने सेल्फ रिलायंस का बीज उसी समय बो दिया था। उन्होंने छोटे हथियारों के उत्पादन पर जोर दिया और सेना को ऑल वेदर फोर्स बनाने के लिए ट्रेनिंग मैनुअल बदले। 1971 यह भारतीय सैन्य इतिहास का शिखर था, जब जनरल सेम मानेकशॉ ने उसी प्रोफेशनलिज्म को आगे बढ़ाया जिसकी शुरुआत 15 जनवरी 1949 को हुई थी। 93,000 सैनिकों का सरेंडर दुनिया के इतिहास में आज भी एक रिकॉर्ड है।
तो दोस्तों 15 जनवरी सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह उस वादे का दिन है जो हमने खुद से किया था कि हमारी हिफाजत की जिम्मेदारी अब हमारे ही हाथों में है। आज जब आप एक सैनिक को देखें तो याद रखिएगा कि उस वर्दी की चमक के पीछे 1949 का वह संघर्ष है जिसने हमें गुलामों की फौज से दुनिया की सबसे जांबाज सेना बना दिया। यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह 15 जनवरी 1949 के उस फैसले की जीत थी कि भारत का नेतृत्व अब भारतीय हाथों में है। तो दोस्तों आज जब आप 15 जनवरी की परेड में उन चमकते हुए जूतों की धमक और उन फौलादी सीनों को देखते हैं तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, यह जवाब है उन लोगों को जो कहते थे कि हम अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा ने सिर्फ एक पद नहीं संभाला था, उन्होंने करोड़ों भारतीयों का विश्वास संभाला था। उन्होंने सिखाया कि वर्दी का रंग खाकी या ऑलिव ग्रीन हो सकता है, लेकिन उसके अंदर धड़कने वाला दिल सिर्फ तिरंगा ही होना चाहिए। इतिहास गवाह है, साम्राज्य आते हैं और चले जाते हैं, जनरल बदलते हैं, तकनीक बदलती है, लेकिन भारतीय सेना का वो प्रोफेशनलिज्म जो 1949 में शुरू हुआ था आज भी अडिग है। आज हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना नहीं है, हम दुनिया के सबसे जांबाज और डिसिप्लिन्ड उम्मीद हैं।